Hello everyone, we are back with another video. आज हम करने वाले हैं पियाजे और कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, अभी तक हमने जो भी थ्योरीज देखी वो पियाजे की हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे देखी थी। ठीक है, बट पियाजे ने कॉग्निटिव के अलावा मॉरल डेवलपमेंट में भी अपने कुछ आइडियाज इंट्रोड्यूस किए हैं, तो आज हम पहले वो पढ़ेंगे। जीन पियाजे पब्लिश्ड his work as early as 1920, but his work only gained prominence in the middle of the 20th century. He is more famously known for his theory of cognitive development, but he also proposed a theory of moral development for children. वही बात है ये कि पियाजे ने अपने वर्क को पब्लिश किया था 1920 में, ठीक है, बट उसके वर्क को उस टाइम पे उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसको रियल प्रोमिनेंस कब मिला? मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी में, ठीक है, मतलब वही 1950 के बाद। तो पियाजे ने मेन जो इसकी फेमस थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, बट उसके अलावा मॉरल डेवलपमेंट पे भी इसने काम किया है। तो पियाजे असर्टेड दैट चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट इज क्लोजली टाइड टू देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का मानना था कि जो भी बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट हो रही है उसका कारण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उसका जब तक दिमाग नहीं विकसित होगा वो क्या मॉरलिटी को समझेगा, है ना। तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसमें उसका माइंड शार्प होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और देन उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट उस बच्चे में होगा। ठीक है, तो उसके अलावा हम देखते हैं दो स्टेजेस बताए हैं इसने मॉरल डेवलपमेंट के, एक हेटेरोनॉमस मॉरलिटी और एक ऑटोनॉमस मॉरलिटी। ये दोनों जो स्टेजेस हैं पियाजे ने इंट्रोड्यूस किया, आप याद रखिएगा। कोलबर्ग ने अलग स्टेजेस बताई है, बट पहले हम पियाजे की देख रहे हैं। ठीक है, तो टू स्टेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं इसने, एक है हेटेरोनॉमस मोरालिटी और एक ऑटोनॉमस मोरालिटी। तो हेटेरोनॉमस मोरालिटी क्या है? In Piaget's view, the child enters a new stage of moral development when he enters the stage of concrete operation at the age of 6 or 7। पियाजे का मानना था कि कोई भी बच्चा नए स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में तब एंटर करता है जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, हमने देखी है पियाजे की पूरी स्टेजेस, है ना। तो जब वो प्री ऑपरेशनल, है ना, ऐसे देखे थे ना, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जब वो एंटर करता है, यानी जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है तब वो मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज में एंटर करता है, और इसी को हेटेरोनॉमस मोरालिटी या मॉरल रियलिज्म कहा जाता है। इस स्टेज में रूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनचेंजेबल, एब्सोल्यूट, इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। मतलब इस टाइम पे जो बच्चा है वो पूरी तरीके से डिपेंड रहता है अपने घर वालों पे। मतलब अगर मम्मी ने बोल दी कि इतने बजे पढ़ने बैठना है तो बच्चा उतने ही बजे पढ़ने बैठेगा, है ना, क्योंकि इस टाइम पे जो भी रूल्स हैं वो अनचेंजेबल हैं, एब्सोल्यूट हैं, है ना, और किसके द्वारा इम्पोज किए गए हैं? कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी, मम्मी पापा या कोई भी बड़ा, है ना। तो इस टाइम पे रूल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। ईगो सेंट्रिज्म ऑफ यंग चिल्ड्रन एनकरेज देम टू एडहियर टू 3 बिलीव्स। ठीक है, अब क्योंकि बच्चा जो है वो ईगो सेंटरिज्म है इस टाइम पे, मतलब उसको सारी चीजें उसी के लिए लगती है ना, वो सिर्फ खुद का सोचता है। जैसे मम्मी ने तुम कुछ काम दिया तो वो करेगा उसको बकायदा, है ना। तो इस टाइम पे 3 बिलीव चाइल्ड के हो सकते हैं। पहला है इमिनेंट जस्टिस, मतलब अगर मैंने कोई चीज रॉन्ग करी, है ना, कोई रॉन्ग डूइंग करी तो सीधे क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगी। उसको ये डर रहता है कि भाई मैंने ये गलत कर दिया तो मम्मी मेरे को पनिशमेंट देंगी, वो गलत कर दिया तो पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको एक इमिनेंट जस्टिस एक बिलीव है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस, मतलब मोरालिटी ऑफ एन एक्ट इज जज्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कॉन्सिक्वेंस, नॉट द ऑब्जेक्टिव इंटेंशंस ऑफ द पर्सन। मतलब इस टाइम पे बच्चा ये नहीं समझ रहा है कि क्या इंटेंशन से मैं उस चीज को कर रहा हूँ। हो सकता है वो कोई अच्छी चीज भी करना चाह रहा हो, ठीक है, उसके इंटेंशंस अच्छे हों, बट क्योंकि उसको यही लग रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब होंगे, मुझे इस चीज के लिए डांट पड़ सकती है, तो वो उस चीज को नहीं करेगा, है ना। और तीसरा एब्सोल्यूटिज्म, यानी यंग स्कूल चिल्ड्रन बिलीव इन द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ मॉरल पर्सपेक्टिव। दे बिलीव दैट देयर इज ओनली वन करेक्ट मॉरल कंक्लूजन पर सर्कमस्टेंसेस। मतलब अभी उनको इतना नॉलेज नहीं है कि वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सके, है ना। वो इस टाइम पे बस क्या कर रहे हैं?
इनको लगता है इनकी मम्मी ने या पापा ने जो एक प्रॉब्लम का जो एक करेक्ट सॉल्यूशन बता दिया तो वही उसका सही सॉल्यूशन है, उसके अलावा वो कोई और सर्कमस्टेंसेस सोचेंगे ही नहीं, है ना। एब्सोल्यूटलिज्म मतलब एब्सोल्यूटली वो एक ही सॉल्यूशन पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, अनु एक 6 साल की लड़की है जो अपनी मम्मी के साथ काम पे जाती है। उसकी मम्मी जो है वो 3 घरों में काम करती है एंड कम होम्स टू कुक, और फिर घर आके खाना बनाती है। वन डे अनु इज वेरी हंग्री एंड फाइंड्स अ लोफ ऑफ ब्रेड। एक दिन अनु बहुत भूखी थी, उसको एक ब्रेड का लोफ मिलता है। इवन दो शी वांट्स टू ईट इट, लेकिन वो उसको खाना चाहती है हालांकि। शी रिमेंबर्स हर मदर वार्निंग दैट स्टीलिंग वुड बी सीरियस ट्रबल, लेकिन उसको उसकी मम्मी की बात याद आ जाती है कि चोरी करने से क्या होगा, एक सीरियस मुसीबत आ सकती है। तो इंक्लूडिंग लॉजिंग थिंग्स एंड पीपल शी लव, और उसकी मम्मी ने बता के रखा था अगर तुम चोरी करोगी तो तुम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे लोगों को खो सकती हो जिनको तुम प्यार करती हो। तो इस ट्रबल में या बैड कॉन्सिक्वेंस में पहुंचने के बजाय अनु ने ब्रेड नहीं ली और भूखी ही रोती रही, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि भाई मुझे भूख लगी है तो खाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खा सकती हूँ मैं। उसको बस कॉन्सिक्वेंस का डर है कि उसकी मम्मी ने बताया अगर वो स्टील करेगी तो वो अपने लव्ड वंस को खो देगी, तो उसका ध्यान सिर्फ वही है ना। और ये सब क्या हो गई, हेट्रोनोमस मोरालिटी, मतलब बच्चा इस टाइम पे रिजिड है, रूल्स जो है वो अनचेंजेबल हैं, ठीक है। ईगो सेंटरिज्म है बच्चे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑटोनॉमस मोरालिटी। द स्टेज ऑफ ऑटोनॉमस मोरालिटी प्रपोज्ड बाय पियाजे इज आल्सो नोन एज मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, मॉरल रिलेटिज्म, या मोरालिटी दैट शेप एंड ड्राइवन बाय वन ओन्स रूल। वन ओन्स रूल, इस पे ध्यान दीजिएगा। मतलब अब जो बच्चा है वो बड़ा होके थोड़ा सा 9-10 साल का हो गया है, और अब उसको समझ में आ गई है बात कि हर चीज हर रूल को एक ही डायरेक्शन में फॉलो करना जरूरी नहीं है। अब वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाने लग गया है, ठीक है। दिस स्टेज इज अचीव अराउंड द एज ऑफ 10। एज द चाइल्ड बिकम लेस egocentric by the age of 9 or 10, they are able to realize that rules are not fixed but आर्बिटरी। मतलब अब वो समझ गया है कि रूल्स जो है वो फिक्स नहीं है बट आर्बिटरी है, फॉलो करने अभी भी जरूरी है बट ऐसा नहीं है कि फिक्स है, उसको आगे पीछे किया जा सकता है ना। they come to know that rules can change and it is possible to make personal decision about obeying rules। ठीक है, कि रूल्स को चेंज किया जा सकता है और ये हमारा पर्सनल डिसीजन होगा कि रूल को किस तरीके से ओबे करना है। इस कभी कभी बच्चे इस चीज को लेके जिद्दी भी हो जाते हैं, वो भी गलत है, बट एक थोड़ा सा कम होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो आपको बोल दिया आप उतना ही फॉलो करो, है ना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना भी जरूरी हो जाता है। Moral authority of adult is replaced in part by a morality based on the cooperation and mutual understanding. At this stage, it is not wrong to break the rules, rather the motives, the rules, the specific situation are all considered in making a judgment। ठीक है, अब इस टाइम पे बच्चा रूल्स ब्रेक करना गलत नहीं समझता, है ना, और रैदर जो रूल्स है वो मोटिवेट करते हैं उसको, ठीक है, और किसी सिचुएशन में जजमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि उसकी मम्मी ने बोली होगी कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना, बट उसको दिख रहा है कि कोई बूढ़ी सी आंटी है जो रोड नहीं क्रॉस कर पा रही है, तो अभी वो ये नहीं सोचेगा कि मम्मी ने मना की है स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करने के लिए, उसको दिखेगा कि भाई अच्छी है आंटी, उनकी हेल्प की जा सकती है, तो वो अपना मॉरल जजमेंट चुनेगा उनकी हेल्प करने के लिए, है ना कि वो रिजिड रहेगा अपने रूल्स पे। They feel praise and punishment should be distributed in non-arbitrary, enhanced way. It is hard for children at this stage to understand that same behavior might evoke different response from different people। अब उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इस स्टेज में चीज़ें, क्यों, क्योंकि सेम बिहेवियर पे हो सकता है उसको किसी एक इंसान से डांट पिटे और वहीं दूसरे इंसान से उसको तारीफ मिले, तो वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ लाइफ में, है ना। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अनु एक 10 साल की लड़की है, उसको फिर से वही सिमिलर सिचुएशन आई। This time she eats the loaf of bread as it keeps unattended in the room and she is really hungry. She tells herself that the loaf was getting wasted and she used it to fulfill her needs.
she would have never stolen it and this does not qualify as stealing। मतलब अब सेम सिचुएशन जब अनु के पास आई और उसको लोफ ऑफ ब्रेड दिखा जब वो 10 साल की हो गई, तो इस बार उसने उस ब्रेड को खा लिया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि रूम में कोई नहीं है, ये ब्रेड जो है वो वेस्ट ही जाएगा, इससे अच्छा मैं अपनी नीड से सेटिस्फाई कर लूं, ये कोई चोरी का पार्ट तो हुआ नहीं, है ना। तो अब बच्ची अपने हिसाब से मॉरल जजमेंट करना सीख लेती है। तो यही दो पियाजे ने स्टेजेस बताई थी मॉरल डेवलपमेंट की, एक हेटेरोनॉमस मोरालिटी और एक ऑटोनॉमस मोरालिटी। ठीक है, हेटेरोनॉमस क्या है एक बार और देख लीजिए। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड एडेरेंस टू रूल्स एंड एक्सटर्नल अथॉरिटी। इस टाइम पे रिजिड है रूल्स और एक्सटर्नल अथॉरिटी का पूरा पूरा काम है। और ऑटोनॉमस मोरालिटी में क्या है, दिस स्टेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल एंड पर्सनल मॉरल्स एंड रीजनिंग। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूल्स वो समझने लग गया है ना। उसके बाद कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है जिसमें उसने पियाजे की ही थ्योरी को थोड़ा सा सप्लीमेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट किया है, मतलब कुछ चीजें ऐड की है कुछ चीजें हटाई हैं। तो जैसे कि पियाजे ने बताया उसने भी मॉरल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट किया। ठीक है, कि जब तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा मॉरल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। Kohlberg studied moral development by posing moral dilemmas to a group of children as well as adolescents and adults. These dilemmas take the form of stories. तो कोलबर्ग ने स्टडी किए मॉरल डेवलपमेंट को अलग अलग डिलेमास अलग अलग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस पे डाल के, है ना, कि मतलब अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं उस हिसाब से उसने अपनी थ्योरी दी है। तो ये डिलेमा क्या है इसको देखते हैं। इन अ वेल नोन डिलेमा बाय कोलबर्ग, ये बहुत ही फेमस डिलेमा, ठीक है, बहुत ही फेमस डिलेमा है ये, हैंस डिलेमा भी इसको बोलते हैं। तो a man named Hans faces a tough choice. His wife is very sick with the cancer and there is a special drug that might save her. The drug is expensive to make but the drug list is charging 10 times more than it cost him. Hans managed to borrow $1,000 but still can't afford the drug, but the cost $2,000. He asked the druggist to lower the price or let him pay later, but the druggist refused. Hans then thinks about stealing the drug to save his wife. The dilemma asks whether Hans should steal the drug or not. Instead of providing a direct answer, Kohlberg studied why children gave their answer to the क्वेश्चन। ठीक है, अब इसने ये बहुत ही प्यारा डिलेमा दिया है। हैंस नाम का एक आदमी रहता है, उसकी बीवी जो है वो कैंसर है, उसको वो बीमार है कैंसर से, ठीक है, और एक स्पेशल तरीके की दवाई ही है जो उसको बचा सकती है। दवाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और दवाई वाला जो है ड्रग लिस्ट वो 10 गुना ज्यादा कॉस्ट कर रहा है उस दवाई का, क्योंकि जो दवाई है उसकी बहुत कमी आ गई है, तो अब वो जो ड्रग लिस्ट है वो 10 टाइम्स मोर कॉस्ट कर रहा है उस दवाई को। इसके पास हैंस के पास $1,000 है, फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उस ड्रग को। क्यों? क्योंकि 2000 कॉस्ट का जो डॉलर है वो ड्रग लिस्ट ने और ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो जब हैंस ने उसको बोला कि मैं प्राइस कम कर दे या मैं बाद में दे दूंगा, तो उसने मना कर दिया। तो हैंस ने अब सोचा कि वो उस ड्रग को चोरी कर लेगा ताकि वो अपने वाइफ की लाइफ को सेव कर सके। ठीक है, तो ये जो डिलेमा है कि उसे चोरी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, इसका कोलबर्ग ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, बट उसने बच्चों से पूछा है कि क्या करना सही रहेगा, है ना। तो अलग अलग स्टेज ग्रुप के बच्चों ने अलग अलग उसको आंसर्स दिए। तो इसके अकॉर्डिंग कोलबर्ग ने स्टेजेस बताई हैं मॉरल डेवलपमेंट की। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग देयर कैन बी 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। पियाजे ने तो 2 ही दी थी, ये 6 स्टेजेस बता रहा है मॉरल डेवलपमेंट की। In such a way that development of higher state logically depend on the development of the preceding stage. इसने बताया कि आगे वाली स्टेज में डेवलपमेंट तभी होगा जब पीछे वाली स्टेज में डेवलपमेंट नहीं हो जाता, है ना। तो each state reveal a different kind of motivation for acting morally. These 6 stages are grouped in 3 levels. अब ये जो 6 stages हैं ये 3 लेवल पे डिवाइडेड है, ठीक है। पहली लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल पे चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिव टू कल्चरल रूल्स और लेबल्स ऑफ गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, बट इंटरप्रेट सच लेबल्स इन फिजिकल और
hedonistic consequences of actions like punishment, reward, exchange of favor. This level is divided in the following two stages. देखो, इस लेवल में चाइल्ड जो है वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। वो बस ये समझ पा रहा है, फिजिकल चीजों पे फोकस कर पा रहा है वो, कि अगर मैंने ये चीज अच्छी कर दी तो मुझे कोई इनाम मिलेगा, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, तारीफ मिलेगी। और वहीं अगर मैंने कोई चीज खराब कर दी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो सिर्फ अभी फिजिकल चीजें सोच रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कोई काम क्योंकि वो काम करना अच्छी बात है या बुरी बात है। वो सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट के चलते इस काम को कर रहा है। किस लेवल पे? प्री कन्वेक्शनल लेवल पे। तो इसको दो स्टेजेस में बांटा है कोलबर्ग ने। पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी सिंपली फिजिकल कॉन्सिक्वेंस एक्शन डिटरमाइन देयर गुडनेस और बैडनेस। पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो अच्छे काम करेगा, है ना। वैल्यू इन देयर ओन राइट्स एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एन अंडरलाइन मॉरल ऑर्डर। ठीक है, किसी मॉरल ऑर्डर के लिए नहीं कर रहा है, वो पनिशमेंट या रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्म ओरिएंटेशन, यानी राइट एक्शन इज वन दैट instrumentally satisfy one's need and occasionally the need of other. Human relations are considered like those of a marketplace. Elements of a fairness, of reciprocity, and of equal sharing are present, but they are always interpreted in terms of expendency. Reciprocity is a matter of you stretch my back and I will stretch yours, not of loyalty, attitude or justice. If you help me, maybe I will help you sometimes. देखिए, ये इस टाइम पे देखने को मिलता है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वो स्टेज है जब बच्चा स्कूल जा रहा है, वो बोलेगा यार तेरी पेंसिल अच्छी है, तू एक काम कर, मैं तेरे को ये रबड़ दे दे रहा हूँ, तो मुझे इसकी जगह पेंसिल दे दे। या तूने मेरे को कल मारा था इसलिए मैंने आज इसको मारा। देखते हैं ना हम बच्चे लड़ते यूजुअली क्लास में कि मैम इसने पहले मारा, इसने पहले मारा। तो ये वो वाली स्टेज है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, मतलब अगर तुम मेरी बैक खो जाओगे तो मैं भी तुम्हारी खो जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने किया। तो ये होती है स्टेज 2, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्म ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है लेवल 2, कन्वेक्शनल लेवल। इसके पहले प्री कन्वेक्शनल था, है ना। अब कन्वेक्शनल लेवल क्या है? इस स्टेज में मेंटेनिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और सोसाइटी इज प्रिस्क्राइब्ड एज वैल्यूएबल इन इट्स own right, regardless of immediate consequences. The attitude is of loyalty of individual, group of the society at a large. Supporting and justifying the order and of identifying with the persons involved on a group. The following two stages contribute this level. अब इस लेवल पे जो बच्चा है वो कोई चीज रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए नहीं कर रहा है, बट क्योंकि इसलिए कर रहा है क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है अपने लव वंस की, है ना। उसको पता है कि उसको उसी घर में रहना है तो उनको नियमों का पालन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसकी भी दो स्टेजेस गिवन है। थर्ड स्टेज आती है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि इस स्टेज में जो उनका बिहेवियर है वो तब जज होता है जब कोई उनकी तारीफ कर दे। द इंटेंशंस और विल बिकम इम्पोर्टेंट। वन अर्न्स द अप्रूवल ऑफ अदर बाय बिकमिंग नाइस और गुड। वन एक्ट नॉट द इंटेंशंस ऑफ प्लीजिंग अदर बट विद द मोटिव ऑफ बीइंग गुड, सो अदर अप्रिशिएट। मतलब इस टाइम पे वो सिर्फ तारीफ चाहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे उनकी, राइट। तो मतलब अब वो कुछ चीज रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि बस तारीफ मिलेगी, लोग खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे कितना गुड बॉय है, गुड गर्ल है। ऐसे इस तरह की चीजों के लिए करते हैं, है ना। तो इसमें टिपिकल रिस्पॉन्स क्या है? आई विल डू दिस बिकॉज इट विल मेक अदर लाइक मी एंड थिंक आई एम अ गुड पर्सन। लोग समझेंगे कि मैं अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए वो उस काम को कर रहे हैं, है ना। उसके बाद स्टेज 4 क्या आती है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि हेयर द ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स मेंटेनिंग द गिवन सोशल ऑर्डर्स, its rules and regulations and the authority. As such, right behavior consists of doing one's duty, showing respect for the established lawful authority for its own sake. It is conventional morality. Typical response: I will follow the law because it's important to maintain law and order and respect authority. उसे नहीं पता कि क्या सही बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। उसको ये पता है कि जो उसके बड़े हैं वो उसके रिस्पेक्टेड हैं, और जो उसके बड़ों ने बोल दिए वो उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट रूल को फॉलो करने के लिए करना ही पड़ेगा, उसमें वो आवाज नहीं उठा सकता, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 2 लेवल कर दी हैं कि ये पूरे स्टेजेस कर ही ले।
ठीक है, ये लेवल 3 और ये 2 स्टेजेस और हम कर लेते हैं, बट उसके बाद ये जो क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग थ्योरी है ये हम कल देखेंगे। ठीक है, तो लेवल 3 क्या है? पोस्ट कन्वेक्शनल लेवल। पहले देखा प्री कन्वेक्शनल, फिर देखा कन्वेक्शनल, अब तीसरा है पोस्ट कन्वेक्शनल। यानी मॉरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल डिफाइंड एट दिस लेवल हैव वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस beyond the authority, the group or a person holding the principles and beyond the individual's own identification with these group. This level has also been classified into 2 stages. अब ये भी 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। इसमें मॉरल वैल्यूज बच्चे में धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो काम सही है, इसलिए नहीं कर रहा कि उसको किसी बड़े ने बोला है ना। तो देखते हैं इसको। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इस स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो रीजन लगाने लगता है अलग अलग वैल्यू, अलग अलग बिलीफ और अलग अलग ओपिनियन का। ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग जस्ट एंड फेयर सोसाइटी। वो समझ जाता है कि रूल्स को फॉलो करना इसलिए जरूरी है कि ये सोसाइटी में एक फेयर जजमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ठीक है। The individual stands to believe that some value जैसे कि freedom are greater than law. Support and upholding law is based on the relation choice and rules are upheld for the greater good based upon democratic agreement. वो समझ जाता है कि रूल्स जो है वो हमारे भले के लिए ही बनाए गए हैं, बट अगर रूल्स का कोई अबॉलिशन करे, ठीक है, मतलब बेसिकली वो आप समझ जाता है कि उसकी फ्रीडम भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो दूसरों ने बोल दिया वो उन्हीं चीजों को फॉलो ही करता रहेगा। उसके पास अपनी फ्रीडम है, वो चीजें समझ सकता है खुद से, है ना। तो आई विल फॉलो दिस रूल बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसिडर अदर्स राइट एंड इंश्योर फेयरनेस एंड जस्टिस इन द सोसाइटी। वो समझ जाता है कि दूसरों के भी राइट्स हैं जिसको फॉलो करना हमारे लिए भी जरूरी है। तो वो इस तरह की चीजों को इसलिए करता है ताकि सोसाइटी में फेयरनेस बनी रहे। उसके बाद स्टेज 6 आती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। यानी कोलबर्ग का जो फाइनल स्टेज है मॉरल रीजनिंग is based upon the universal ethical principle and abstract reasoning in morality. People follow and express internalized notion and principle of justice even if they are in conflict with laws and rules. The individual develop moral development that they are based on the universal human right. Behavior is guided by the self-driven ethic that mostly tend to be general and universal, and a very high valued is placed on the humanitarian value justice equality and dignity of life. मतलब इस टाइम पे वो ये समझ रहा है कि भले ही उसको लॉ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके, कि कुछ चीजें उसके साथ गलत हुई है, बट स्टिल वो लॉज फॉलो करना नहीं भूलेगा क्योंकि वो अब समझ गया है कि ये एक यूनिवर्सल चीज है, मतलब सबको फॉलो करनी ही है। ठीक है, इसका रेस्पॉन्स समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। I will act according to my principle of justice and human right even if it means going against the law or established rule। मतलब जो मुझे सही लगता है, जो मेरे मॉरल जजमेंट के अकॉर्डिंग सही है, मैं वही काम करूंगा भले ही वो किसी रूल या लॉ के अगेंस्ट ही क्यों ना जा रहा हो, है ना। बट जैसे मतलब किसी ने कोई चीज गलत करी है किसी के साथ तो उसको सजा होना जरूरी है, बट हो सकता है कि वो किसी मंत्री वंत्री का लड़का है तो उसको सजा नहीं मिल पा रही है, तो मेरे मॉरल प्रिंसिपल्स क्या कहेंगे कि मैं खुद ही उसको मार दूं, है ना। भले ही फिर सजा कब हो रही है कब नहीं हो रही है, मैं अपने लॉज के अगेंस्ट जाके जब कोई मॉरल जजमेंट करूं तो वो आता है इस स्टेज में। शायद आप समझ पा रहे हो बेहतर तरीके से अब। तो इसने 3 स्टेजेस दी हैं, है ना। पहली स्टेज थी प्री कन्वेक्शनल लेवल। दिस लेवल फोकस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन। इस टाइम पे सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड था कि मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे, पनिशमेंट मिलेंगे या प्रेजिंग होगी, तो ये प्री कन्वेक्शनल लेवल हो गया। फिर कन्वेक्शनल लेवल आया जिसमें कन्फर्मिटी ऑफ द सोसाइटी नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, की सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने के लिए कोई काम को करना। फिर आया पोस्ट कन्वेक्शनल लेवल। दिस लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कि आप खुद का दिमाग लगाने लग गए, खुद की रीजनिंग लगाने लग गए और अपने सिद्धांत फॉलो करने लग गए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम देखेंगे क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। थोड़ा सा ही है ये, उसी के बाद हम देखेंगे, नहीं तो दूसरा टॉपिक भी उसी वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।